आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं वर्ल्ड और साथ ही साथ जो इंडिया का एजुकेशन है उसके ऊपर बात करूंगा आपसे। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पड़ोसी देश चाइना से। आखिर चाइना की जो कंडीशन है वर्तमान में, उसको हम जानते हैं उसकी मिलिट्री की वजह से कि उसकी मिलिट्री थर्ड रैंक पे आती है। वर्ल्ड में तीसरी सबसे बड़ी सेना जो है वो चाइना के पास है। साथ ही साथ उसके न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी अच्छे खासे हैं, हज़ारों की तादाद में। वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो भी बहुत अच्छे से होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेमिसाल है, वहाँ की सड़कें, वहाँ की बिल्डिंगें, और साथ ही साथ वहाँ हेल्थ केयर और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। तो इन सभी का कारण क्या है कि वहाँ का एजुकेशन बहुत बढ़िया है, डेवलप्ड है। यहाँ के बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते हैं चाइना में। वहाँ से पढ़ने के बाद चाहे तो वो वहीं पे चाइना में ही रह करके कोई बिजनेस या जॉब करते हैं, या फिर वो इंडिया आ जाते हैं, या वो यूएस, यूरोप कहीं भी चले जाते हैं और वहाँ पर रह करके कोई जॉब करते हैं। साथ ही साथ इसी तरीके से जो कोरिया है वो भी हमसे टेक्नोलॉजी में आगे है। वहाँ सैमसंग और गैलेक्सी बहुत से, और नॉर्थ कोरिया हमसे ऑटोमोबाइल में आगे है, यानी कि जो गाड़ी के पार्ट्स होते हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल और जितने भी कार हैं, हवाई जहाज हैं, बड़े से बड़े लेकर शिप्स हैं, इन सभी चीज़ों के पार्ट्स जापान, चाइना और रशिया, अमेरिका, इन जैसे बड़े बड़े देशों में, साथ ही साथ यूरोपियंस कंट्री में भी बनते हैं। हमको ये तो पता है कि औद्योगिकरण सबसे पहले यूरोप में ही हुआ, और सबसे पहले औद्योगिकरण इंग्लैंड में हुआ, ब्रिटेन में। तो औद्योगिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या जो भी चीज़ का आधुनिकीकरण होता है वो आखिर कैसे होता है, किस बेसिस पे होता है, इसी को आज मैं डिफाइन करूंगा इस वीडियो में। किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर को डेवलप करना हो, लोगों को डेवलप करना हो, इन सभी चीज़ों की शुरुआत बहुत ही बेसिक से लेवल पे होता है। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है या समाज में भी बच्चों का जन्म होता है, तो उनको पहले इन सभी बाहरी चीज़ों को डेवलप करने के स्थान पे पहले लोगों को डेवलप होना होता है। अगर हम चाहे ब्रिटेन का देखें, यूरोप का, अमेरिका या फिर चाइना, जापान, कहीं का भी उदाहरण लेकर के देखें, तो वहाँ के लोग डेवलप हैं, वहाँ के लोगों की सोच डेवलप है। लोगों को डेवलप करने के लिए उनकी पेरेंटिंग यानी कि परवरिश अच्छे से होनी चाहिए। साथ ही साथ जो उनके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जब उन्हें अच्छे से डेवलप किया जाता है, तो इसी से फिर उनका देश, उनका समाज डेवलप होता है, और वो दूसरे देशों की तुलना में जल्दी आगे बढ़ते हैं। यानी कि देश को डेवलप करने के लिए लोगों को डेवलप करना पड़ता है, समाज को डेवलप करना पड़ता है, तभी कोई देश ताकतवर बनता है, पावरफुल बनता है। चाइना जो हमसे बाद में इंडिपेंडेंट हुआ, हमको 1947 में आज़ादी मिली, उनको 1949 में आज़ादी मिली, यानी कि 2 साल बाद उनको आज़ादी मिली है। इसी तरीके से हम जापान का अगर देखें उदाहरण, तो उन पर 2-2 बॉम्ब गिराए गए, लिटिल बॉय और दूसरा और न्यूक्लियर बॉम्ब, हिरोशिमा और नागासाकी शहर पे, और कितना बर्बादी हुआ जापान में, ये आप समझ सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। फिर भी वो हमसे डेवलप्ड कंट्री है। साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, दोनों दोनों आपस में बहुत लंबे समय तक लड़ते थे। साथ ही साथ चाइना के साथ भी वॉर हुआ, रशिया के साथ भी, जापान का वो उपनिवेश था कोरिया। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो देश हमसे बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं, यानी कि हमारी तुलना में उनका जो है इतिहास बहुत ही खराब रहा है।
चाइना का भी इतिहास बहुत खराब रहा है, उनको भी यूरोपीय देशों का उपनिवेशीकरण के चलते बहुत झेलना पड़ा था तकलीफ। फिर भी वो देश आज की डेट में डेवलप्ड हैं, हमसे आगे हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे हर एक चीज़ के मामले में, बिजनेस के मामले में हो, हर एक चीज़ हमको उन्हीं से खरीदना पड़ता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या मोबाइल फ़ोन के छोटे मोटे पार्ट्स हों या फिर बड़ी से बड़ी हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर हो, सभी चाइना, जापान, अमेरिका, रशिया, इन सभी देशों से आते हैं। आखिर हमारे देश में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है? इसका सीधा-सा उदाहरण है हमारे देश में चल रही जो शिक्षा है, उसमें कमी है। हमारे देश में अगर बचपन से बच्चों को पढ़ाया जाए कि आखिर बिज़नेस क्या है, राजनीति क्या है और जो हमारे डेली उपयोग की वस्तुएँ हैं, उन सभी चीज़ों का निर्माण कैसे होता है, लोगों को सिखाया जाए, बच्चों को सिखाया जाता सभी चीज़ों के बारे में, तब ना लोग आगे बढ़ते, हमारे देश आगे बढ़ता। लेकिन यहाँ पर अगर कोई आदमी 12 साल तक पढ़ लेता है, फिर भी वो आगे चल के मज़दूरी ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो कुछ सिखाया ही नहीं 12 साल तक। वो कॉलेज भी करेगा, उसके बाद भी उसको मज़दूरी ही करना पड़ेगा। वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई किया है, उसको जॉब नहीं मिला, फिर भी वो मज़दूरी करेगा। आखिर जब बच्चों को, लोगों को, युवाओं को जब सबको मज़दूरी ही करना था, तो फिर ये शिक्षा देने की ज़रूरत ही नहीं थी। उनको बच्चों को बचपन से ही काम पे लगा देना चाहिए था। लेकिन ऐसी शिक्षा देने का फ़ायदा ही क्या हुआ, जो हमको एक बेकार की ज़िंदगी जीने पे मजबूर करे। आज के डेट में अगर जापान का, कोरिया का, चाइना का कोई बच्चा 14 साल, 15 साल का बच्चा सॉफ्टवेयर बना रहा है, हार्डवेयर बना रहा है, तो इससे उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, उन देशवासियों को, उनके देश को कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अगर वो एक अच्छा-सा सॉफ्टवेयर डेवलप करके बाहर की कंट्रीज़ को बेचता है, तो फिर उससे कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा उस आदमी को और उससे फिर देश का कितना बड़ा फ़ायदा होगा कि बाहर का पैसा उनके देश में आ रहा है। फिर उससे वो लोग और बड़ा बिज़नेस बनाएँगे। इसी से कोई देश अमीर बनता है। चाइना इतना ज़्यादा अमीर कैसे बना? दुनिया का दूसरा बड़ा इकोनॉमी है। दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। नंबर 1 पे है अमेरिका, सेकंड नंबर पे है चाइना। तो इस तरीके से समझ सकते हो कि जो देश तुम्हारे साथ आज़ाद हुआ, हमारे साथ जो देश आज़ाद हुआ है, वो हमसे आगे निकल गया, लेकिन हमारा देश वहीं का वहीं है। लोग यहीं तक सीमित हैं कि मज़दूरी करेंगे, आज मज़दूरी करेंगे, तो कल को खाने को मिलेगा, कल को जीने को मिलेगा। इस तरीके के लोगों के मन में विचार होते हैं। तो ये जो सालों-साल हमको पढ़ाया गया, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा, बीटा, गामा कहीं पे रियल लाइफ़ में यूज़ नहीं होता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका भी कहीं पे मीनिंग नहीं है। साथ ही साथ एक्स प्लस वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई ये भी कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं है। साइन थीटा, कॉस थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा ये एक एंगल है। ए को मान लिए इसका कोण और बी को मान लिए इसका सेंटर एंड डी को मान लिए इसका आखिरी छोर। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके इस स्ट्रक्चर बनाने से बताने से क्या फ़ायदा? अगर इतना ही इंजीनियरिंग का शौक है तो फिर लोगों को घर कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें अगर बचपन से पढ़ाया जाता तो लोगों को सरलता होती। लोग लोगों की मानसिकता को किस तरीके से गिराया गया है, ये लॉर्ड मैकाउले के द्वारा भारत की शिक्षा पद्धति को जानबूझ के जर्जर बनाया गया। भारत की शिक्षा पद्धति अंग्रेजों के आने के पहले बहुत अच्छी थी। ये अंग्रेजों के आने के बाद बिगड़ गई है। अंग्रेजों ने यहाँ की शिक्षा को, यहाँ के गुरुकुल को इस तरीके से बर्बाद किया कि आज के डेट में बच्चा अपने खुद के व्यवसाय को ठीक से नहीं कर पाता। किसान को पहले से मालूम होता था कि किसानी करना है हमको ज़िंदगी भर। तो आज के डेट के जैसे ना तो उसमें भर-भर के पेस्टिसाइड डालते थे पहले के किसान, ना ही भर-भर के जो भी
चीज़ें होती है वो डालते थे, ना ही वो लोग इतना ज़्यादा बीमार पड़ते थे। पहले लोग 100 साल की ज़िंदगी जीते थे, आज तो 50-60 में आदमी डेड हो जाता है। क्योंकि ज़हर सब जगह है, खेती में ज़हर, खाने में ज़हर, जो दूध का पैकेट आ रहा है उसमें भी केमिकल मिला हुआ है, जो खेतों में उगाया जा रहा है उसमें केमिकल है, सब जगह केमिकल। आदमी पूरा केमिकल ही केमिकल हो गया है। ये सब किनकी वजह से हुआ है? अंग्रेज़ों की वजह से। तो अंग्रेज़ों ने किस तरीके से हमारी शिक्षा पद्धति को बिगाड़ा है, ये बात सबको पता होना चाहिए, ठीक है? और ये जो डेमोक्रेसी नाम का हमको चीज़ दिया गया हिंदुस्तानियों को, ये भी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। अंग्रेज़ों ने ही कांग्रेस पार्टी बनाया, ये ओहियो ने। इस अंग्रेज़ का नाम तो आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। और कांग्रेस नाम की कमेटी इन्होंने ही बनाई, पार्टी सिस्टम इन्होंने ही चलाया, देश में डोमिनियन स्टेटस देने का काम अंग्रेज़ों ने ही किया, मुस्लिम लीग को बढ़ावा अंग्रेज़ों ने ही दिया। जब देश आज़ाद हो गया, कांग्रेस के हाथों में संपूर्ण सत्ता आ गई, पाकिस्तान अलग बन गया, तब तो कम से कम डिसीजन लेना चाहिए था ना कि इस देश में जो शिक्षा पद्धति है उसको बदलना चाहिए कि आगे चल के लोगों का ज़्यादा नुकसान ना हो। जो हमारे साथ साथ आज़ाद हुआ वो मुल्क हमसे आगे निकल गया, चाइना, वो हमसे आज के डेट में डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन इंडिया क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में लोगों को बचपन से ही गरीबी, गुलामी यही चीज़ें करने की शिक्षा दी गई है। कभी भी खुल कर के जीवन जीने का, खुद को बेहतर बनाते रहने का शिक्षा नहीं दिया गया। इसकी वजह से लोग आज भी, ज़्यादातर लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं। आज भी गाँव में लोग खेती के ऊपर ही डिपेंड हैं, क्योंकि जिनके पास थोड़ा बहुत खेत है वो खेत को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते, या फिर यहीं पर हैं तो कोई अच्छा खासा बिज़नेस नहीं कर सकते। अब पकौड़े बना करके कोई अपना ज़िंदगी चला रहा है तो उसको थोड़ी ना बिज़नेस कहेंगे। कोई अगर समोसा बेच करके अपनी जीविका चला रहा है तो वो कोई बिज़नेस नहीं है। कोई अगर किराने का दुकान खोल लिया तो वो कोई बिज़नेस नहीं है। यहाँ पर लोगों को हमेशा छोटी सोच तक ही सीमित रहने की शिक्षा दी गई है। ये जो वामपंथी इतिहासकार हैं, वामपंथी लेखककार हैं, वामपंथी जो राइटर्स हैं जिन्होंने सिलेबस लिखा है, वो नहीं चाहते कि भारत के लोग आगे बढ़ें। अगर जब 70 साल की आज़ादी हो गई है, जब इसी डेट पे कोरिया भी आज़ाद हुआ, वो इतना आगे कैसे निकल गया टेक्नोलॉजी में, हर एक चीज़ में, कि वर्ल्ड की पूरी टेक्नोलॉजी कंपनियां सैमसंग है और भी कई कंपनियां हैं, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट, वो सभी उनके सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। ये जो हम मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, इनमें सॉफ्टवेयर रन कहाँ के होते हैं? इनमें जो सॉफ्टवेयर चलता है, जो कनेक्शन रहता है, वो चाइना, कोरिया, जापान, यहाँ से सब चीज़ें सप्लाई होती हैं। बड़े-बड़े सैटेलाइट से लेकर घड़ी, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, जनरेटर, ये सब कहाँ बनते हैं? चाइना में। इनको कौन बनाता है? इंसान ही बनाते हैं। और इंसान क्यों बना पाते हैं? क्योंकि उनको वैसी शिक्षा दी गई है बनाने की, बचपन से उनको ट्रेन किया गया है कि किस तरीके से चीज़ें बनती हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। हम सब मिल के टीम बना कर के कैसे काम करें ताकि देश का तरक्की हो। आज के डेट में वो लोग अगर इतना आगे बढ़ पा रहे हैं, और हमारे देश में क्या सिचुएशन है, हाँ, कि आज खेत जाना है, यहाँ की फसल बची हुई है, गेहूँ की फसल, उसको काटना है, उसको लेकर के घर में ला कर के उसको फिर उसकी और कटाई करनी है थ्रेसर से, फिर उसको व्यापारी के पास बेच देना है। यहीं तक सीमित है हमारे देश में। गाँव का हाल ये है। और शहरों में जो गरीब हैं बहुत ज़्यादा, वैसे तो भारत गरीबों का ही देश है, यहाँ तो ज़्यादातर गरीबी ही है। तो यहाँ का क्या माहौल रहता है कि जो शहर में है वो लोग मज़दूरी करने की मतलब फिराक में रहते हैं, वो लोग मज़दूरी ही करते हैं। तो कल एक दीवार हमने उठाया था, खड़ा किया था, आज दूसरा दीवार बनाना है, कल को तीसरा, परसों चौथा,
और फिर एक आध हफ्ते बाद इसकी छत की ढलाई होगी शटरिंग लगने के बाद। यहीं तक सीमित कर दिया गया हमारे देश के युवाओं को। हमारे देश का जो बच्चा होता है वो बचपन से यही गरीबी में रह करके ये सभी काम करता है, मजदूरी, खेती किसानी और जो कुछ भी धंधा छोटा मोटा उसका जो जन्मजात से रहता है, किसी का वर्ण या जाति के हिसाब से उसका जो धंधा रहता है वही करता है। वो बचपन में वही किया, जवानी में वही किया, बुढ़ापे में भी वही किया, मरने तक वो वही काम करता है। यानी कि उसका जो जिंदगी है वो हमेशा पछतावे में, दुख में कटता है। उसको कभी भी एक अच्छा खासा जीवन जीने को नहीं मिलता। भारत में ज़्यादातर लोग गरीबी के शिकार हैं। वो इस वजह से गरीबी के शिकार नहीं है कि वो पैदाइशी गरीब हैं या उनके पास ज़मीन कम है, उनके पास पैसा कम है, उनके पूर्वज गरीब थे इस वजह से गरीब नहीं है। जो उनको शिक्षा दी जा रही है वर्तमान में, जो पहले शिक्षा दी गई लोगों को किस तरीके से उनकी मानसिकता को गुलाम की तरह बनाया गया कि लोगों को गुलामी करनी है, जी हुजूरी करनी है, जो अपने से सुपीरियर ने कह दिया वही सही है, जो अपने से बड़े ने पढ़ा दिया वही सही है। इस वजह से लोग गरीबी के शिकार हैं, बल्कि इस वजह से नहीं कि हमारे पास पैसा कम है, हमारे देश में पैसा कम है इस वजह से नहीं। चाइना जब आज़ाद हुआ था तो कौन सा वो अमीर था। इवन ये चीज़ तो चाइना तो खैर बड़ा कंट्री है, हमारे पड़ोसी है। आप जर्मनी का उदाहरण ले लो, आप फ्रांस का उदाहरण ले लो, आप ब्रिटेन का उदाहरण ले लो, आप पोलैंड का उदाहरण ले लो। चलो मैं पोलैंड का उदाहरण बताता हूँ। पोलैंड पे कितने देशों ने आक्रमण किया था? पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ऑस्ट्रिया, इटली, ठीक है। आज वहाँ कितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है यूरोप में। जिसको जर्मनी ने तबाह किया, सोवियत रूस की सेना ने तबाह किया, फ्रांस, अमेरिका सभी तरह से वहाँ पे हिंसा हुई 1945, 1940 के दशक में, 1950 के दशक में। लेकिन जब वो देश स्वतंत्र हुए 1940, 50, 60 में, तो आज के डेट में भी वो लोग डेवलप्ड कंट्री हैं, जहाँ पहले 1940-45 के दौर में खंडहर ही खंडहर नजर आते थे, बड़े बड़े शहर तबाह हो जाते थे, बर्लिन, मॉस्को, पेरिस, स्टालिनग्राद, लेनिनग्राद, बड़े बड़े शहर खंडहर बन चुके थे उस दौर में। लेकिन दिल्ली में 1945 के डेट में वैसा खंडहर नहीं बना, ना मुंबई बना, ना कोलकाता बना, ना चेन्नई बना, ना बैंगलोर, ना रायपुर। उस तरीके के भयानक जेनोसाइड से नहीं गुजरा हमारा देश। जिस तरीके का हाल यूरोप में था, यूरोप में जगह जगह पे बम बरसाए जाते थे, उस तरीके का बम हमारे देश में 1945 के दौर में भारत देश के ऊपर बम की वर्षा नहीं हुई। वहाँ की कंट्री को एकदम तरीके से, फ्रांस को तो एकदम उजाड़ कर ही रख दिया था हिटलर की सेना ने। जब वहाँ का देश इंडिपेंडेंट होने के बाद, हिटलर से आज़ाद होने के बाद भी इतना ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है कि राफेल जैसा फाइटर जेट हमको उनसे खरीदना पड़ रहा है। तो सोच सकते हो कि हमारे देश में कितनी ज़्यादा कमियां हैं एजुकेशन के अंदर में। इसको बदलना ही चाहिए। जो आज के डेट में शिक्षा दी जा रही है उसकी हमको फिर से एक डेवलप करके उसको नए तरीके से हमको उसको बनाना चाहिए। ये जिम्मेदारी कोई केवल सरकार का नहीं है, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो शिक्षा मिल रही है उसको सुधार करना चाहिए। हालांकि ये काम जो है सरकार ही करेगी, सरकार ही इस शिक्षा को नए तरीके से लागू करेगी, लेकिन जनता का ये काम बनता है कि इसको एक आंदोलन के जरिए बदलने का काम करें। क्यों? क्योंकि आंदोलन नहीं करेंगे लोग, अगर इसको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे कि वामपंथी इतिहासकारों ने, वामपंथी जो शिक्षा के समय बैठे हुए थे, मतलब शिक्षा को लिखने का काम कर रहे थे जब आज़ादी के समय था, तो उस टाइम से इस तरीके से बनाना चाहिए था कि इसको पढ़ करके आदमी को फ़ायदा हो, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ। आखिर 12वीं तक पढ़ करके कोई बच्चा सीख ही क्या लेता है?
या फिर वो कॉलेज में जाकर क्या ही सीख पाता है। कई साल तक की पढ़ाई किया, सालों साल अपना लगा दिया इस शिक्षा को पाने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं जान पाता। तो ये जो है, इसका मेन जड़ अंग्रेज हैं कि उन्होंने गलत शिक्षा हमको दी, लेकिन उसको सालों साल लगातार 60-70 सालों तक कंटिन्यू फॉलो करवाने का काम कांग्रेस वालों ने किया। तो कांग्रेस वालों का भी उतना ही गलती है जितना अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज तो चाहते थे कि भारत के लोग हमसे पिछड़े रहें, लेकिन कांग्रेस वालों के हाथ में सत्ता आने के बाद भी इन्होंने वही गलत चीज को पढ़ाने का ऑर्डर दिया। तो ये इन्होंने जो किया वो अपराध है। बाहर का किया वो तो गलती समझ आता है कि गलत किया, लेकिन यहाँ के लोग जिनको हमने अपना माना, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो राजीव गांधी, चाहे वो इंदिरा गांधी, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, इन्होंने नहीं बदला इतने सालों तक सत्ता में रहते हुए भी। 50-60 साल तक राज किया देश पे, देश को पूरा बर्बाद करके छोड़ दिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सत्ता संभाला था, 5-6 साल तक राजपाट अच्छे से चलाया था, परमाणु बम भी उन्हीं के टाइम पे बना था, देश ने कारगिल वॉर भी उन्हीं के टाइम पे जीता था, देश को थोड़ा मजबूती मिला था। तब देश के लोगों को लग रहा था कि आगे आने वाले ऐसे ही कुछ सालों में देश तरक्की की राह पे आगे बढ़ेगा, देश खूब तरक्की करेगा। लेकिन जब जो है राजीव गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, उनको धोखे से मार दिया जाता है उग्रवादियों के द्वारा, तो लोगों की सिंपैथी चली जाती है कांग्रेस वालों की तरफ, सोनिया गांधी की तरफ। तो जब सोनिया गांधी जीत जाती है तो वो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना देती है। तो जब उन्होंने 10 साल तक चलाया तब उन्होंने कोयला घोटाला किया, ये जो मनमोहन सिंह है उन्होंने बिजली घोटाला किया, सड़क का पैसा खा गए, देश में एग्रीकल्चर टैक्स सब कुछ खा गए वो। तो इस तरीके से 10 साल चलाया तो पिछले 5 साल का तरक्की को पूरा डुबा दिया उन्होंने। अभी जैसे उन्होंने 2014 में हार का मुंह देखा कांग्रेस वालों ने, तब वो अभी के जो करंट में गवर्नमेंट चल रहा है उसको क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं। उनका जब राजपाट था तब देश की भलाई के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और जब कोई अच्छा आदमी आ जाता है सत्ता में तो वो उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। आज के डेट में जैसे धीरे धीरे हमारा देश आगे बढ़ने की राह में चल रहा है, विकास की राह पे, प्रगति की राह पे, तो वो कांग्रेस वाले कभी ऐसा चाहते ही नहीं थे कि ये देश आगे बढ़े। अगर चाहते होते तो जो रुपया डॉलर के बराबर हुआ करता था वो तेजी से घटता नहीं, आज 70 रुपये $1 के बराबर में रह गया। तो इसकी गलती का कारण कांग्रेस वाले ही है। अगर देश का विकास नहीं हो रहा और जो जिसके हाथ में पावर है उसकी गलती होती है कि भाई हमने आपके हाथ में सत्ता दी है तो हम चाहते हैं कि हम सबका विकास हो, देश का विकास हो, लेकिन आप देश का विकास नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी ही गलती है, क्योंकि आप सत्ता का सुख भोगने के लिए आए हैं, आपको जनता के सुख दुख से कोई लेना देना है ही नहीं। जो सालों साल गरीबी में बिता देता है कोई किसान, कोई मजदूर, तो उनकी भी पीड़ा समझनी चाहिए ना कि क्या भारत देश में जो जन्म लेता है वो क्या गुलामी के लिए ही जन्म लिया है, उसको क्या खुल के जीवन जीने का अधिकार नहीं है। जो आज के डेट में जो भी लोग भारत देश में जो हिंदू लोग हैं वो जन्म लेते हैं तो भी वो गरीबी में जन्म लेते हैं, और जब वो जीवन जीते हैं, अर्ली लाइफ जीते हैं, चाहे वो मिडिल लाइफ जिए, फिर भी वो उनका गरीबी में ही बीतता है और मरने तक ऐसा चलता रहता है। फिर उनकी पीढ़ी वैसे ही गरीबी का सामना करेगी, इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये सिस्टम लोगों को ही बदलना होगा, खास करके जो देश के युवा हैं उनको आगे आना होगा, और एक रेवोल्यूशन के जरिए ही इन सभी चीज़ों को बदला जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।